कॉन्फ्रेंस में तो आप कभी नहीं किया, तो आइए ना एक डिबेट हो जाए। आई एम रेडी टू फाइट विद यू पॉलिटिकली। आई आस्क द क्वेश्चन एंड यू रिप्लाई। यू आस्क मी द क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई। हम कोई पेपर लेके नहीं आएंगे, टेलीप्रॉम्प्टर लेके नहीं आएंगे, कोई स्पीच क्लियर करने नहीं आएंगे। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। देखते हैं किसका बाजू में कितना जोर है। तो चुनाव के इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में बात पश्चिम बंगाल को लेकर वहां की मुख्यमंत्री ममता और देश के प्रधानमंत्री मोदी के बीच दिलचस्प होती सियासी जंग की। बीजेपी को इस चुनाव में पश्चिम बंगाल से बड़ी उम्मीदें हैं और क्यों नहीं हो। आखिर यूपी समेत पूरी हिंदी पट्टी में 2014 के बाद बदले सियासी समीकरण में बीजेपी यहां होने वाले नुकसान के अंदेशे को पश्चिम बंगाल और उससे सटे राज्यों में सीटें जीतकर भरपाई की कोशिश में जी जान से जुटी हुई है, क्योंकि उसे भी पश्चिम बंगाल की जोखिम और जानलेवा सियासत की समझ तो है ही। बहरहाल प्रधानमंत्री और उनके सिपहसालार एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में रैली कर अपनी राजनीति और रणनीति को अंजाम दे रहे हैं, तो ममता की सियासत के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनको मात देने के लिए दीदी दावा भी कर रही हैं, देश भर में घूम घूम कर दमखम भी दिखा रही हैं। दरअसल दोनों के अपने अपने सियासी हित हैं और बीते कुछ सालों से मोदी शाह की जोड़ी अपनी आक्रामक पॉलिटिक्स से हर किसी को परास्त कर रही है। ऐसे में ममता केंद्र की पॉलिटिक्स के पीछे पश्चिम बंगाल के अपने किले को बरकरार रखने की जुगत में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य भी है जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत का जोर और शोर दोनों सुनाई देता है। दोनों के बीच इसी जद्दोजहद में मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है और आज इसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता दिनेश उपाध्याय, कांग्रेसी नेता अनुज आत्रे, टीएमसी नेता प्रवीण विश्वास और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रवीण विश्वास जी से। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से धुआंधार प्रचार बीजेपी वहां पर कर रही है और पूरा विश्वास है बीजेपी को कि जो पंचायत चुनाव में 2018 में किया उन्होंने, शायद उससे भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। 2014 में भी इससे भी धुआंधार प्रचार हम देखे थे बंगाल में। नतीजा क्या निकला? सिर्फ 2 सीटें मिली उनको। अब इस बार भी धुआंधार प्रचार हो रहा है। पिछले बार पूरे भारत में 31% लोग वोट दिए थे बीजेपी को, इस बार वो भी नहीं देंगे। इस बार एक भी सीट नहीं मिलने वाला है बंगाल से उनको। अब ये जो प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार में इनका क्या है? सेना है, सर्जिकल स्ट्राइक है। इनके प्रचार में कभी नोटबंदी का जिक्र नहीं है, 10 करोड़ लोगों का नौकरी देने वाले थे उसका जिक्र नहीं है। एक मैनिफेस्टो तक आज तक वो निकाल नहीं पाए। पिछले 5 साल वो क्या किए देश के हित के लिए वो बोल नहीं सक रहे। ममता बनर्जी खुलेआम चुनौती दे रहे कि आप आइए डिबेट में बैठिए, वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो संवाददाता के सम्मेलन नहीं करते, संवाद रिपोर्टर्स के साथ वो बात नहीं करते, वो बात करते रेडियो पे मन की बात, जो 1 वे कम्युनिकेशन है, जिनके जवाब जनता को नहीं मिलता है। तो ऐसे जनता से भागने से, जनता के सवालों से भागने से दोबारा प्रधानमंत्री कभी नहीं बना, ये भी नहीं बनेंगे। अच्छा प्रवीण जी, एक और रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी कि कल शुरू होने वाली थी रैलियां ममता बनर्जी की, लेकिन आज से शुरू हो गई, तो उसको ऐसे देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी थोड़ी हड़बड़ाहट में आ गई शायद, कि जिस तरह से मोदी जी ने कहा रैलियों में अपनी और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए या पलटवार किया, वैसे ही ममता बनर्जी आज चुनावी रैली कूच बिहार में करने वाली हैं। स्ट्रैटेजी है, ये किस कारण हुआ है मैं आपको टेलीविजन में तो नहीं बोलूंगा। ये एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी है। जैसे जहां जहां बीजेपी रैली करती है वहां हम रैली करेंगे और जनता को ये खुलासा करेंगे कि मोदी जी और बीजेपी कितने झूठे हैं, ये हम खुलासा करेंगे। जहां भी बीजेपी रैली करेंगे वहां हम रैली करेंं। जिस दिन करेंगे उसके 2-3 दिन के अंदर हम रैली करेंगे, ये तो तय है। ये स्ट्रैटेजी मैं आपको खुल के बता सकता हूं, लेकिन किस कारण आज से रैली चालू है ये मैं अभी आपको टेलीविजन में नहीं बोल सकता। तो विकास के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करती है दीदी, ये आरोप लगाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। नहीं, विकास के लिए अगर स्पीड ब्रेकर दीदी है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बंगाल को प्राइज क्यों दिया गया? ये आपका ग्रामोन्नयन में क्यों प्राइज दिया गया? क्यों 100 दिन के कामों के लिए
पश्चिम बंगाल को प्राइज दिया जा रहा है, ये केंद्र सरकार देते हैं ना, ये तो कोई और नहीं देते। यहाँ के एक प्रकल्प है कन्याश्री, उसको यूनेस्को क्यों प्राइज दिया? सबूत साथी बोल के ये एक प्रकल्प है, उसको यूनेस्को क्यों प्राइज दे रहे? तो ये जो है, ये जो आरोप है, ये झूठा आरोप है, लोग जानते हैं। बंगाल के लोग बेवकूफ नहीं है। बंगाल के लोग मोदी के बहकाव में पिछले बार भी नहीं आए थे, इस बार भी बिल्कुल नहीं आएंगे। दिनेश उपाध्याय जी, बीजेपी को कितनी उम्मीदें वेस्ट बंगाल में? जी, वेस्ट बंगाल में हम लोग कम से कम 50% से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं और बंगाल के अंदर लोकतंत्र जिंदा नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार वहां किस तरह से सरकार चला रही है देश ने देखा। माननीय अमित तो शाह साहब, आप लोग पुरस्कार क्यों दे रहे हो? फिर आप लोग पुरस्कार क्यों, आपके केंद्र सरकार पुरस्कार में पुरस्कार क्यों दे रहे हैं? माननीय मोहन भागवत जी की अपनी बात वहां जाकर नहीं, कर्म संस्थान में पुरस्कार क्यों दे हो? आपका जीडीपी कहाँ है? तो क्यों केंद्र सरकार का जीडीपी कहाँ पहुंचे? और बंगाल का जीडीपी देखो आप। में गया था, आप डिबेट करने से पहले आप डेटा लेके बैठो। एक भारतीय आपके पास तथ्य होना चाहिए। जीती हुई निगम पार्षद की महिला को इन्होंने पीटा, और वो इसलिए पीटा कि चुनाव जीतने के बाद सदन में क्यों आई और उसके बाद उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, और 18 महिलाएं। ये तो बिल्कुल झूठा आरोप है। आप लोग गाय भैंस ले जाने वाले दलितों को पीटते हो, स्वतंत्रता उसके बारे में क्या? आप दलितों को पीटते हो। और बंगाल ऐसा लगता है कि जैसा आज भी वो इस तरह से, जैसा अंग्रेजों का शासन था, इस तरह से शासन चला रहे हैं जी। और वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। अब की बार देश की जनता ने निर्णय किया। अरे अंग्रेज का शासन का बात मत करो, आप तो अंग्रेजों का दलाली करके आए हो। आप तो शुरू से अंग्रेजों का दलाली किए हो। आप अंग्रेजों का दलाली करके अंग्रेज का शासन का बात करते हो। आपको शर्म नहीं आता? आप गांधी को मार के आप उसके अंग्रेजों का शासन का बात करते हो, आपको शर्म नहीं आती? धर्म की संस्कृति नहीं है जो भाषा आप बोलते हैं। आपके बोलने से जो बोलना है बोलो। नहीं, सनातन धर्म में आपसे नहीं सीखने वाला हूँ। बिल्कुल भी। हम विवेकानंद के राज्य में रहने वाले हैं। हम विवेकानंद के राज्य में रहते हैं। अनुजात जी, हम सनातन धर्म आपसे नहीं सीखेंगे साहब। ठीक है, जरा कांग्रेस को भी सुन लेते हैं सर। हम सनातन धर्म आपसे नहीं सीखने वाले हैं। शब्दों में अपनी देखिए, हकीकत ये है कि बंगाल की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इन दोनों की आपस में नुरा कुश्ती चल रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाता है, दूसरा दूसरे पर दल प्रत्यारोप लगाता है। लेकिन हकीकत ये है कि बंगाल का सबसे बड़ा एक चिटफंड घोटाला के नाम के, अगर सबको याद हो, पूरे देश को याद हो, बंगाल और आसपास के प्रदेशों के तो लोग आज भी त्रस्त हैं कि किस प्रकार से शारदा चिटफंड घोटाला हुआ था। उसमें उस समय के जो है तृणमूल के नेता थे मुकुल राय, हेमंत बिस्वा, वो लोग, उन लोगों का प्रमुखता से नाम आया था। और जब तक वो तृणमूल में रहे उनका नाम एफआईआर में लगा, उनको लगातार उनसे पूछताछ होती रही। लेकिन अचानक ही जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, ठीक है, और आप एक बात बताइए, कांग्रेस कहां पर है वेस्ट बंगाल में? देखिए, हम वही बता रहे हैं कि ये कैसे आपस में दोनों की ये कहीं ना कहीं अंदर मिली भगत चल रही है कि उनको जो है जब एक सत्ताधारी प्रदेश की सत्ताधारी दल ने जो है केंद्र की सत्ताधारी दल में ज्वाइन करवा दिया, तो वो उस जांच को ही कहीं ना कहीं दबा दिया गया। आज वो मुकुल रॉय का कहीं नाम नहीं है उसमें शारदा चिटफंड घोटाले में, कहीं कोई हेमंत बिस्वा का नाम नहीं ले हुआ है। लेकिन ये परंपरा रही है कि पार्टी बदलने पे वो तमाम आरोप धुल जाते हैं। ये सभी पार्टियों का रहा है, ये इसमें एक पर्टिकुलर पार्टी पे मत कहिए। बंगाल की जनता माफ करने वाली नहीं है। कांग्रेस कहां है वेस्ट बंगाल में? कांग्रेस बहुत मजबूती से है, क्योंकि बंगाल की जनता इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा त्रस्त है भ्रष्टाचारों से, और कहीं ना कहीं ये जो एक वायलेंस का जो एक माहौल बंगाल में बन चुका है, जो काम की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, एक वायलेंस की बात, आपस में दो पक्षों को भिड़ाना, आपस में जात पात के नाम पर बिगाड़ा। देखिए, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जो तृणमूल कांग्रेस की वहां पर सरकार चल रही है, ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं वहां पर गरीब जनता पिसती है, उन लोगों का कतलेआम हो रहा है। लेकिन वहां पर हम जो है कानून का राज लेकर के आएंगे। बंगाल में इस समय कत्लेआम हो रहा है, आपको बंगाल का कत्लेआम दिखाई दे रहा है। राजस्थान में शंभूलाल रेगड़ को आपको याद है? शंभूलाल रेगड़ का बात आपको याद है क्या? बंगाल में जैसे विकास हुआ है, अब तक इंडिया में कहीं भी इतना विकास 7 साल में नहीं हुआ। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। देखिए, विकास मुद्दा नहीं है, बात यह है कि बीजेपी जो तलाशने की कोशिश कर रही है और जो बीजेपी को राह आसान लग रही है, पंचायत चुनाव में बीजेपी को
जो वोट मिले हैं और जहां जहां से उनको वोट मिले हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आपको बता दें कि परगना के बासिरहार है, हावड़ा का थुलागढ़ है, आसनसोल है, रानीगंज है, पुरुलिया है, इन जैसे इलाकों में जहां पर दंगे हुए हैं, जहां पर हिंसा हुई है, पंचायत चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ है, क्या यहां ध्रुवीकरण करना आसान है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए आसान है। यहाँ पे वैसे भी पूर्णिया और उसका इलाका जो है वो लगातार वहाँ पे कोई बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और जो दिखाई जा रहा है वो दंगा नहीं है, जो तत्व है वो लोग वहाँ लगातार एक्टिव रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं आपको खास कि देखिए बंगाल में क्या होता है कि जो 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 ग्रास रूट का कैडर है वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो देखिए पहले सीपीएम के अंडर में था, बहुत बहुत यही मैं जानना चाह रही थी कि क्या ये नुकसान सीपीएम का था? नहीं, उनके निश्चित वोट रूप से बैंक को देखिए टीएमसी ने वो सारा कैडर जो था ग्रास रूट का गांव-गांव में उसको अपने तरफ ले लिया। वही लोग जो वहां भ्रष्टाचार कर रहे थे जब सीपीएम के अंडर में जो उनका कैडर था, क्योंकि इतने साल पावर में रहने के बाद वो भ्रष्ट हो गए थे सब सारे मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, वो जो है एक आंकड़ा देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। वही कैडर टीएमसी में चला गया, वही कैडर टीएमसी से चला गया, इसीलिए आप देखिए आज टीएमसी को फायदा हुआ की तरफ थी। अब वही कैडर में से भारतीय जनता पार्टी जो है उन लोगों को अपनी तरफ खींच रही है और इसीलिए आप देखिए कि पंचायती राज चुनाव में इतनी हिंसा हुई और भारतीय जनता पार्टी को सफलता क्यों मिली वहां पे। तो ये अब वही कैडर को जो है जिसको ट्रेन किया था सीपीएम ने, उसको टीएमसी ने लिया, अब उसी से जो है कि भारतीय जनता पार्टी खींच रही है। तो वो बंगाल की विचित्र स्थिति है, सर गलत बोल रहे हो आप, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, तथ्य नहीं है, आप बिना आंकड़े का बात कर रहे हो। जितना वोट सीपीएम का नुकसान हुआ है उतना वोट बीजेपी को फायदा हुआ है। तो सीपीएम से कौन जा रहा है, कहां जा रहे हैं लोग? बीजेपी में ही जा रहे हैं ना, टीएमसी में सीपीएम से लोग नहीं आए। टीएमसी से तो बहुत से लोग चले गए, अभी टिकट उनको मिल रहा है, सब पार्टी में चले गए, उसी तरह ग्रास रूट में सब चले गए। यहाँ पर वोट बैंक की बात हो रही थी, कौन गए? आप आइए बंगाल में देख लीजिए। थोड़ी आवाज डिले आ रही है, लेकिन बात ये थी कि वोट बैंक को नुकसान किसके पहुंचा है। बात ये हो रही थी कि सीपीएम से वोट बैंक ट्रांसफर होता है कुछ इलाकों में, ऐसे आदिवासी इलाके हैं वहां पर, वो टीएमसी के पास जाता है और अब टीएमसी से बीजेपी के पास जा रहा है। टीएमसी के पास कभी नहीं गया, सीधा गया सीपीएम से बीजेपी में। चलिए, तो वो बता रहे हैं कि टीएमसी से सीधा का वोट नहीं मिला, टीएमसी के पास आया ही नहीं, यानी कि सीपीएम का जो वोट बैंक था वो सीधा बीजेपी में गया। इसके क्या मायने निकाले जाएं? नहीं, देखिए ये तो कहेंगे, इस बात को कहेंगे आंकड़ा ये देखिए बहुत क्लियर कट है। ठीक है, सुन लिया कि बहुत से इनके जो नेता हैं वो अब जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनको टिकट भी दिया जा रहा है। इसी तरह ग्रास रूट में हो रहा है कि उन नेता के जो फॉलोअर्स हैं तमाम, वो साथ में जो है टीएमसी से जो है भाजपा में जा रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया चलती है बंगाल में। देखिए बंगाल में ग्रास रूट लेवल पे एक पार्टी कब्जा करती है, वहीं से जो असली जो है जो पावर रास्ता आता है वहीं से। क्या बार-बार ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री का अटैक करना ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रवीण जी, एक सेकंड। जी पीयूष जी, प्रधानमंत्री का बार-बार दीदी पर अटैक करना या उनको काउंटर करना, ये उनको फायदा पहुंचा सकता है बीजेपी को? नहीं, देखिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए वहां पे व्यक्तिगत जो हमलावर हो गई है पार्टियां, देखिए व्यक्तिगत होने में जो है कि वो कहीं ना कहीं ऑफेंसिव हो जाता है, तो वो जो नेता होता है उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो काफ़ी जो है वो भी ऑफेंसिव हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की एक रेपुटेशन है बंगाल में, और इसीलिए क्योंकि जनता उनको चुन के भेजती है और अच्छी खासी सीटें देती है, तो इसलिए मुश्किल है। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एक कम्युनल कार्ड भी खेल रही है, हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, मुस्लिम अपीसमेंट की बात कर रही है, जबकि ममता बनर्जी वहाँ जो है कि मुसलमानों को भी मेन स्ट्रीम में लाने की बात करती हैं, लाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो है कम्युनल कार्ड खेल रही है, क्योंकि उसको लगता है कि विकास के जो पैरामीटर्स हैं उसमें जो है बहुत कुछ ज्यादा है नहीं उसको टीएमसी की आलोचना करने के लिए। वही पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में भी बयानबाजी अपने चरम पर है। वो बयानबाजी जरा आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। ये दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है। साथियों, दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। देश के लिए लड़ने के लिए लोग ज्यादा नहीं है,
ये तो देश का अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि नरेंद्र मोदी ने कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया है। और देखो दो साइन बोर्ड, एक नरेंद्र मोदी और एक उसका दोस्त पार्टी का प्रेसिडेंट। क्या है ये दोनों? सबको खिलाफ में कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे केरला हो, चाहे बंगला हो, चाहे यूपी हो, सबको डराता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आशंका बनी रहती है और हाल के पंचायत चुनाव में टीएमसी की सीधी टक्कर बीजेपी से हुई है। इस दौरान बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़कर उसकी जगह बनाने की कोशिश की है और उसे इसमें कामयाबी भी मिली है। पुरुलिया, झारग्राम और मालदा ऐसे ही कुछ क्षेत्र हैं जहां बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। वहीं अगर बात पिछले लोकसभा चुनाव 2014 की करें तो यहां 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 34, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 और लेफ्ट को 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस को कितनी उम्मीदें हैं ये हम जान लेते हैं। अनुज आत्रे जी, क्या कांग्रेस अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी? 2014 से अच्छा परफॉर्मेंस आपका इस बार रहने वाला है और क्यों आपको लगता है साहब? देखिए, ये निश्चित दोनों पार्टी आपस में लड़ेगी और आप फायदा मिल जाएगा आपको? देखिए, अब देश की जनता अब जो है बरगलाने वाली नहीं है। 2014 में निश्चित तौर पर इनके जो है भाषणों में जो है जनता आ गई थी। किस प्रकार से इन्होंने 15 लाख का वायदा किया था, किस प्रकार से इन्होंने काले धन का वायदा किया था, किस प्रकार से इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, किस प्रकार से किसानों के अच्छे दिन का वायदा किया था, किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा की बात करती, किस प्रकार से करप्शन खत्म करने की बात करी थी, महंगाई खत्म करने की बात की थी। लेकिन हाल सब चीजों के उलट कर दिए उन्होंने। जो चीज इन्होंने कम करने की, खत्म करने की बात की थी, उससे अधिक इन्होंने बढ़ा दी है। आज देश की जनता कहती है कि आपने अच्छे दिन दिखाने का हमने वायदा किया था नरेंद्र मोदी जी, आप हमें 2014 से पहले वाले दिन दे दीजिए, हमारे लिए वही अच्छे दिन थे, हमें ये बुरे दिन दोबारा नहीं चाहिए। सरकार अपनी विफलता खुद स्वीकार कर रही है। वित्त मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं जितनी चीजों का, योजनाओं का इन्होंने वायदा 2019 तक पूरा करने के लिए किया था वो पूरी नहीं हुई है। 2022, 23 या 24 की बात वेस्ट बंगाल से बातों पे चलेगा। आप वेस्ट बंगाल की बात कीजिए ना। वेस्ट बंगाल में क्या बीजेपी आपसे ज्यादा वहां पर पैठ बनाने में कामयाब हुई है? ये बात मानते हैं आप? देखिए, बीजेपी वहां पर वेस्ट बंगाल को डिस्टर्ब करने में निश्चित तौर पे कामयाब हुई है। कांग्रेस उस चीज में कभी नहीं जाती है। वेस्ट बंगाल में इन्होंने लोगों को भिड़ाने में, लड़ाने में, मरवाने में भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज में पूरी जी तोड़ से मेहनत की है। उस चीज में निश्चित तौर पे कामयाब हुए। लेकिन हम किस चीज में कामयाब हुए? हम बंगाल की जनता तक ये पहुंचाने में कामयाब हुए कि ये जो न्याय योजना लेकर के आ रही है कांग्रेस पार्टी, जिसमें हर गरीब को 72,000 रुपए साल का मिलेगा, हर गरीब को 12,000 रुपए महीने का मिलेगा, तो वो बंगाल की जनता भी जानती है। बंगाल की जनता जानती है कि कांग्रेस जो वायदा करती है वो पूरा करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की तरह जुमले नहीं देगी। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, हम मर्यादा में ही रहते हैं उपाध्याय जी, हम मर्यादा में ही रहते हैं। कभी मर्यादा का आप बताइए उल्लंघन? मर्यादा का उल्लंघन तो आप करते हैं, आपके नेता करते हैं। हम तो बहुत हाथ जोड़ के विनम्रता से बात करते हैं आप लोगों से। जी, बहुत विश्वास जी, धन्यवाद आपका। आपने क्या भाषा की मर्यादा बीजेपी बता रही है? भाषा का मर्यादा जी, जो शासन काल रहा है, दिल पे हाथ रख के उनको भी बोल दो जी, क्या वो अच्छी सरकारें रही है, या वहाँ पे सरकार के अंदर जो लोग हैं उनको बिजली, पानी, रोड, सवाल को जरा दोहराइए। हेल्थ, सड़क क्या पूरी तरह से मिल रही है? क्या कुछ लोगों के ऊपर कुछ लोगों का कब्जा नहीं है? क्या टीएमसी के लोगों का उनके ऊपर कब्जा नहीं है? क्या घर से बाहर निकलने में लोग वहाँ डरते नहीं है? ये सब चीजें प्रवीण विश्वास जी, बीजेपी का ये मानना है कि लोकतंत्र नहीं है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी का वहां पर हुक्म चलता है, बस उन्हीं के कहने से सब कुछ होता है। अगर नरेंद्र मोदी पूरे देश में लोकतंत्र फैलाए हैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक स्वागत करते हैं हम। कहीं भी आप बैठिए, ममता बनर्जी के साथ आमना सामना डिबेट कीजिए। ये डर क्यों रहे? ये चीजें भी कहनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी डर क्यों रहे हैं सवाल से? ये संवाददाताओं का सवाल से क्यों डरते हैं? ये विरोधियों का सवाल से क्यों डरते हैं? इनका खौफ क्यों है? ये इनका घबराहट पूरा दिखाई दे रहा है इनका चेहरा पे। तो वहाँ पे चुनाव हारेंगे, वो इसलिए नहीं मान रही लोकतंत्र को। आप डरते क्यों है इतना? बीजेपी वाले इतना डरते क्यों है सवालों से? क्यों जनता का सवालों का जवाब नहीं दे रहे? जनता पूछ रही है कहाँ गया 10 करोड़ का नौकरी? पहले आई और नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है और किसके वादे और किसके दावे सच साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मोदी जी प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप कभी नहीं किया, तो आइए ना एक डिबेट हो जाए। आई एम रेडी टू फाइट विद यू पॉलिटिकली। आई ask the question and you reply. You ask me the question, I will reply. हम कोई पेपर लेके नहीं आएंगे, टेलीप्रॉम्प्टर लेके नहीं आएंगे, कोई स्पीच क्लियर करने नहीं आएंगे। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहाँ के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। देखते हैं किसका बाजू में कितना जोर है।